हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी बहुत ही शाही और खूबसूरत पारंपरिक लिबास का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो बनारस की मशहूर बनारसी साड़ी ही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोतों का बंडल है ना, जिसमें कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और बुनाई की जो तकनीकी प्रक्रिया होती है उसके बहुत ही जटिल नोट्स शामिल हैं, वे हमें इस साड़ी की चमक के पीछे की एक पूरी अलग दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में अक्सर लोग इतनी गहराई से नहीं सोचते। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि यह साड़ी कैसे बनती है। मुख्य बात यह समझना है कि आखिर बनारस ही साड़ियों के लिए इतना प्रसिद्ध क्यों है। बिल्कुल, और ऐसा क्या खास है इसमें? वही तो, इन रेशमी धागों में ऐसा क्या विज्ञान है और ऐसी क्या कला छिपी है कि लोग मीलों का सफर तय करके दूर दूर से इसे खरीदने आते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस परिधान के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब बनारसी साड़ी की बात होती है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल रेशम का एक टुकड़ा नहीं है। सही कह रही हैं आप। ये भारत की संस्कृति, हमारी कला और 500 साल से भी ज्यादा पुरानी एक परंपरा का जीता जागता प्रतीक है। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये साड़ियां असल में इतिहास के वे पन्ने हैं जिन्हें स्याही से नहीं बल्कि धागों से लिखा गया है। धागों से लिखा गया है, क्या बात है। बिल्कुल, हर एक फूल, हर एक पत्ती और जो ज्यामितीय डिजाइन होते हैं ना, वो अपने आप में एक पूरी सदी की कहानी समेटे हुए हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो दस्तावेजों से ये पता चलता है कि ये पूरी कहानी आज से लगभग 500 साल पहले शुरू हुई थी। मुगल काल के समय। एग्जैक्टली। जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था, तब भारत और मध्य एशिया से कई कुशल कारीगरों ने भारत की तरफ रुख किया था। और ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उन कारीगरों ने बनारस को अपना ठिकाना बनाया और वहां रेशम के कपड़ों और जरी के काम की एक नई नींव रखी। नोट्स में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि मुगल बादशाह अकबर के समय में इस कला को बहुत बड़ा संरक्षण मिला था। हाँ, और जरा सोचने वाली बात है कि फारस से आए उन कारीगरों ने जब बनारस की गलियों और वहां के उस प्राचीन जीवन को देखा होगा तो वो अनुभव कैसा रहा होगा उनके लिए। सच में दो बिल्कुल अलग दुनिया का मिलना। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि कलाओं का ये मिश्रण, ये जो अलग अलग संस्कृतियों का माइग्रेशन था, ये किसी भी क्षेत्र की पहचान को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। इसे सिर्फ दो देशों के कारीगरों का मिलना नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। फारस के कारीगर अपने साथ बहुत ही बारीक ज्यामितीय आकार और खास तरह के फूलों वाले डिजाइन लेकर आए थे, और दूसरी तरफ बनारस में प्राचीन मंदिरों की कला, वहां के भित्ति चित्र और बहुत ही गहरी स्थानीय संस्कृति पहले से मौजूद थी। तो दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम हुआ। हाँ, जब इन दोनों का संगम हुआ तो कैरी, या जिसे पैजले कहते हैं, वैसे डिजाइन और मंदिरों की वास्तुकला से प्रेरित बॉर्डर उभर कर सामने आए। क्या बात है। ये विचारों, तकनीकों और सौंदर्य का एक ऐसा महामिलन था जिसने एक पूरी तरह से नई शैली को जन्म दे दिया। और यही वजह थी कि ये अनोखी कारीगरी मुगल दरबारों, राजघरानों और उस समय के अमीर परिवारों की पहली पसंद बन गई। और ये बात भी बहुत ध्यान देने वाली है कि वो शाही पसंद आज सदियों बाद भी बिल्कुल वैसी ही कायम है। बिल्कुल कायम है। अगर हम उन चीजों पे गौर करें जो इस साड़ी को बाकियों से अलग बनाती हैं, तो मुख्य रूप से 4 विशेष तत्व सामने आते हैं, और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहीं से इसकी असल पहचान शुरू होती है। सही कहा। तो सबसे पहली चीज है शुद्ध रेशम। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये कोई साधारण सिल्क नहीं होता। इसका कपड़ा इतना मुलायम और चमकदार होता है कि उसे छूते ही एक अलग तरह की भव्यता का, एक रॉयल फील का एहसास होता है। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी खासियत है जरी का काम। हाँ, जरी का काम। शुरुआत में साड़ियों पर असली सोने और चांदी के धागों से डिजाइन बनाए जाते थे। वो चमक जो है वो बिल्कुल असली होती थी, जो इसे और भी भारी और कीमती बना देती थी। और तीसरी चीज है हाथ की कारीगरी, जहां जहां एक एक साड़ी में हजारों छोटे छोटे डिजाइनों को हाथों से उकेरा जाता है। और चौथा है इसका रॉयल लुक। एग्जैक्टली। अगर इसे रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो ये वैसा ही है जैसे एक तरफ मशीन से छपी हुई लाखों एक जैसी तस्वीरें हों
और दूसरी तरफ किसी महान चित्रकार द्वारा अपने हाथों से महीनों की मेहनत के बाद बनाई गई कोई इकलौती पेंटिंग हो। बहुत सही तुलना की आपने। मशीन की छपाई में वो बात आ ही नहीं सकती जो एक कारीगर के हाथों से बुने गए कपड़े में होती है। वो जो एक जान होती है ना कपड़े में। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। पेंटिंग में अगर रंग गलत लग जाए तो चित्रकार उसे सुधार सकता है, या उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन करघे पर अगर एक भी धागा गलत बुना गया तो पूरी साड़ी की बनावट और उसका डिजाइन बिगड़ सकता है। बाप रे, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसमें अपनी गलती को वापस सुधारने का कोई आसान तरीका नहीं होता। हाथ की कारीगरी का जो असल महत्व है वो सिर्फ साड़ी के बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। तो फिर असल महत्व क्या है? वो दरअसल उस एकाग्रता और मानसिक शक्ति का प्रमाण है जो कारीगर एक एक धागे में पिरोता है। जब एक इंसान अपने हाथों से करघे पर काम करता है तो वो अपनी भावनाएं और अपना पूरा ध्यान उस कपड़े में डाल देता है। इसी वजह से बनारसी साड़ी का जो वजन होता है वो सिर्फ जरी और रेशम का भौतिक वजन नहीं है, बल्कि उस असीम मेहनत का वजन है। क्या बात कही आपने। सच में ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मशीनों पर एक बटन दबाकर रातों रात तैयार कर लिया जाए। बिल्कुल नहीं। और यही बात हमें इसके निर्माण की उस लंबी प्रक्रिया की तरफ ले जाती है जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। मुझे भी यही लगता है। आज के इस दौर में जहां फास्ट फैशन इतना हावी है, जहां कारखानों में हर मिनट हजारों कपड़े बनकर निकलते हैं और अगले ही महीने वो पुराने भी हो जाते हैं, ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि किसी एक कपड़े को तैयार करने में कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है। हाँ, ये आज की जनरेशन के लिए थोड़ा अकल्पनीय सा है। बिल्कुल। हमारे नोट्स में इस बुनाई की प्रक्रिया को 5 बहुत ही विस्तृत चरणों में बांटा गया है और ये पूरा सफर किसी ध्यान या तपस्या से कम नहीं लगता। तो इसका पहला चरण क्या है? इसका पहला चरण शुरू होता है कच्चे रेशम के धागों को तैयार करने से। स्रोत बताते हैं कि कच्चा रेशम बहुत सख्त होता है। उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। उसे मुलायम बनाने के लिए पहले गोबाला जाता है और फिर अलग अलग खूबसूरत रंगों में रंगा जाता है। रंगाई के बाद इन धागों को धूप में सुखाया जाता है। ये शुरुआत ही अपने आप में इतनी मेहनत भरी है। और इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो साड़ी की पूरी नींव तय करता है। डिजाइन वाला चरण? हाँ, इसे डिजाइन या ब्लूप्रिंट तैयार करना कहते हैं। ये काम एक विशेष कारीगर करता है जिसे नक्शाबंद कहा जाता है। नक्शाबंद? दिलचस्प नाम है। बिल्कुल। वो एक ग्राफ पेपर पर साड़ी का पूरा डिजाइन बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंजीनियर एक बहुत बड़ी और भव्य इमारत बनाने से पहले कागज पर उसकी एक एक ईंट का हिसाब लगाता है। वाह। इस ग्राफ पेपर के हर एक चौकोर खाने का मतलब करघे पर चलने वाला एक धागा होता है। मतलब हर धागे की अपनी एक जगह तय है। हाँ, और इसी डिजाइन के आधार पर मोटे कागज के कार्ड बनाए जाते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कार्ड करघे को निर्देश देते हैं कि कौन सा धागा कब ऊपर उठेगा और कब नीचे जाएगा। ये तो किसी प्राचीन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जैसा लगता है, पंच कार्ड्स की तरह। बिल्कुल वैसा ही है। और फिर आता है तीसरा चरण, यानी करघे या हैंडलूम पर बुनाई की असल शुरुआत। यहाँ जो शारीरिक और मानसिक मेहनत है वो चौंकाने वाली है। कैसे? कारीगर लकड़ी के करघे पर बैठता है और उसके हाथ और पैर दोनों एक खास लय में चलते हैं। करघे की वो जो लगातार आने वाली खटखट आवाज होती है ना, उसके बीच धागे एक दूसरे से गूंथे जाते हैं। और एक दिन में कितना काम हो पाता है? नोट्स के अनुसार एक दिन में कारीगर सिर्फ कुछ इंच ही साड़ी बुन पाता है। सिर्फ कुछ इंच? हाँ, और अगर डिजाइन बहुत जटिल है तो एक दिन में शायद 1 या 2 इंच से ज्यादा काम नहीं हो पाता। आप सोचिए, महीनों तक वो कारीगर उसी करघे के सामने बैठा रहता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है, एक कागज पर बने साधारण से डिजाइन का धीरे धीरे एक बेहद जटिल और खूबसूरत रेशमी लिबास में बदल जाना। ये चरण इंसानी धैर्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। सही कहा, धैर्य के बिना ये संभव ही नहीं है। अब हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा उसे ये भी सुनिश्चित करना होता है कि रेशम के धागे आपस में न उलझें। ये सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं है, ये एक बहुत ही उच्च स्तर का मानसिक ध्यान है जो महीनों तक बनाए रखना पड़ता है। और इसी बुनाई के बीच चौथा चरण भी साथ साथ चलता है, जो है जरी का काम। हाँ, जरी के बिना तो बनारसी साड़ी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं।
जब साड़ी बुनी जा रही होती है तो बीच बीच में सोने या चांदी की चमक वाले धागों को बेहद सावधानी से पिरोया जाता है। इसी से वे फूल, पत्ते और जो पारंपरिक ऐतिहासिक डिजाइन होते हैं वे उभरकर सामने आते हैं। इन धागों को इतनी बारीकी से काटा और गूंथा जाता है कि वे साड़ी के रेशम का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, अलग से चिपकाए हुए नहीं लगते। ये जरी ही है जो साड़ी को वो भारी, राजसी और शाही रूप देती है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जानी जाती है। सही कहा आपने। और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद अंत में आता है 5वां चरण, यानी साड़ी की सफाई, कटिंग और फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में क्या होता है? जब साड़ी करघे से उतारी जाती है तो उसके पीछे की तरफ कई अतिरिक्त धागे लटक रहे होते हैं। उन धागों को बहुत सावधानी से काटा जाता है ताकि साड़ी अंदर से भी उतनी ही साफ और खूबसूरत दिखे। मतलब उल्टी तरफ से भी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद साड़ी को पॉलिश किया जाता है ताकि रेशम और जरी की जो असली चमक है वो निखर कर बाहर आ सके। क्या बात है। इन सभी 5 चरणों से गुजरने के बाद तब जाके एक बनारसी साड़ी तैयार होती है। आप सोचिए, जो परिधान किसी समारोह में, किसी शादी में बस कुछ घंटों के लिए पहना जाता है, उसके पीछे किसी कारीगर की महीनों की दिन रात की खामोश तपस्या छिपी होती है। ये विवरण वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक इमोशन है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो बार बार मन में आता है और हमारे दस्तावेज भी जिस पर रोशनी डालते हैं वो ये है कि आखिर ये सब बनारस में ही क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। भारत में और भी कई जगह हैं जहां रेशम का काम होता है, जैसे दक्षिण भारत में, लेकिन वाराणसी ही साड़ियों के लिए इतना प्रसिद्ध क्यों है? नोट्स में इसके 4 मुख्य कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। पहला कारण क्या है? पहला है वहां की सदियों पुरानी परंपरा। बनारस में ये काम सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। पीढ़ियों से लोग ये काम करते आ रहे हैं। एक पिता अपनी पूरी उम्र की सीखी हुई जो कला है वो अपने बच्चे को, अपनी अगली पीढ़ी को सिखाता है। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है वहां के कुशल कारीगर। उनकी उंगलियों का जो जादू है ना, वो किसी किताब को पढ़कर नहीं आता, बल्कि बचपन से उस करघे की आवाज सुनकर आता है। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और तीसरा कारण है इस शहर की बहुत ही गहरी सांस्कृतिक विरासत। बनारस काशी एक ऐसा प्राचीन शहर है जो अपनी आध्यात्मिकता और कला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और वो जो सांस्कृतिक विरासत है ना, वो उन साड़ियों में साफ दिखाई देती है। बिल्कुल दिखती है। बनारस के घाटों का जो सुकून है, मंदिरों की घंटियों की जो ध्वनि है और शहर की जो तंग गलियों का पूरा एक माहौल है, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो कारीगर के काम में झलकती है। मतलब शहर सिर्फ साड़ी का निर्माण नहीं करता, वो साड़ी में अपनी आत्मा बुन देता है। आत्मा बुन देता है, बहुत सटीक कहा। लेकिन हमारे दस्तावेज एक बहुत ही गंभीर और आधुनिक चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ, वो चुनौती क्या है? आज की दुनिया में जहां हर महंगी चीज की सस्ती और नकली कॉपी बाजार में तुरंत आ जाती है, वहां असली बनारसी साड़ी की पहचान को बचाना एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। नकली साड़ियां बाजार में आ गई थी। हाँ, अन्य शहरों में पावर लूम या बड़ी बड़ी मशीनों पर बहुत तेजी से और सस्ते में साड़ियां बनाकर उन्हें बनारसी के नाम से बेचा जाने लगा था। बिल्कुल। और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही रोचक कानूनी कदम का जिक्र हमारे नोट्स में किया गया है। GI टैग। हाँ, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग कहा जाता है। भारत सरकार की एक विशेष संस्था ने बनारसी साड़ी को ये टैग दिया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई साड़ी वाराणसी या उसके आसपास के कुछ तय किए गए विशिष्ट क्षेत्रों में नहीं बनी है, तो उसे कानूनी तौर पर बनारसी साड़ी कहकर बेचना एक अपराध है। ये बहुत जरूरी कदम था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रांस के खास इलाके में बनी शराब को ही शैंपेन कहा जा सकता है, बाकी सब सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जब बाजार पूरी तरह से वैश्विक हो चुका है, ग्लोबल हो चुका है, तो पारंपरिक कलाओं को कैसे बचाया जाए? सही बात है। ये GI टैग कोई साधारण कागजी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो ये दुनिया भर में फैले हुए नकली और सस्ते बाजार से असली कारीगरों की आजीविका को बचाने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है। कैसे? मतलब ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है? देखिए, जब मशीनों से बनी सस्ती साड़ियां बाजार में भर जाती हैं, तो जो हाथ से बुनने वाले कारीगर हैं, उन्हें उनके काम की सही कीमत मिल ही नहीं पाती। क्योंकि मशीन का काम सस्ता होता है। बिल्कुल। और इससे कई कारीगर निराश होकर अपना वो पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं,
जीआई टैग इसी चीज को, इसी पतन को रोकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई ग्राहक असली बनारसी साड़ी खरीदता है और उस पर ये टैग देखता है, तो ये सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे शुद्ध रेशम मिल रहा है। तो ये और किस बात की गारंटी है? ये इस बात का भी पक्का सबूत है कि उसके द्वारा चुकाई गई कीमत सीधे उन असली कारीगरों तक पहुंच रही है जो महीनों तक करघे पर बैठकर इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं। ये टैग असल में उन कारीगरों के सम्मान और उनके आर्थिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की हमारी इस पूरी चर्चा और इन विस्तृत दस्तावेजों को खंगालने के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बनारसी साड़ी को केवल एक पहनावा समझना ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। ये एक कैनवस है जिस पर 500 साल का इतिहास दर्ज है। ये फारसी और भारतीय संस्कृतियों के एक बहुत ही खूबसूरत मिलन का गवाह है। ये बनारस की तंग गलियों में बैठे उन गुमनाम कारीगरों की कड़ी मेहनत, उनके असीमित धैर्य और भारत की उस महान सांस्कृतिक पहचान का एक जीवित दस्तावेज है। सही कहा। जब भी कोई इसे पहनता है तो वो केवल एक खूबसूरत परिधान नहीं धारण करता, बल्कि वो पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभव, कला और एक पूरी सभ्यता के छोटे से हिस्से को खुद पर सजाता है। बनारसी साड़ी समय के पहिए पर बुना गया वो धागा है जो बहुत ही मजबूती से हमारे अतीत को हमारे आज से जोड़कर रखता है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जैसे जैसे हम अपने आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोत सामग्री के इन सभी तथ्यों और उसके इतिहास को देखने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर शायद हम सबको आगे सोचने की बहुत जरूरत है। वो विचार क्या है? हमने देखा कि कैसे 500 साल पहले फारसी और भारतीय कला के एक ऐतिहासिक संगम ने इस अद्भुत साड़ी को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल। हमने यह भी समझा कि कैसे जीआई टैग जैसी आधुनिक कानूनी व्यवस्थाएं आज इसे बाजार के खतरों से, नकली प्रोडक्ट से संरक्षित कर रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम पूरी तरह से स्वचालित मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पलक झपकते ही बदल जाने वाले फास्ट फैशन ट्रेंड्स के एक तूफानी दौर से गुजर रहे हैं, तो बनारस की ये पारंपरिक हाथ से चलने वाले करघे और वहाँ के कारीगर भविष्य में खुद को कैसे ढालेंगे? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। वे अपनी बुनाई की प्रक्रिया में ऐसा क्या नया बदलाव लाएंगे ताकि उनकी ये हाथ से बुनी हुई जो अत्यंत पवित्र कला है वो अपनी आत्मा, अपना धैर्य और अपनी असली पहचान को खोए बिना आने वाली कई और सदियों तक ऐसे ही प्रासंगिक बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद आने वाला समय और अगली पीढ़ी के कारीगर ही दे पाएंगे।